नमस्कार दोस्तों, ईशाला पर आपका फिर से स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जुलाई माह के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान सरकार जुलाई 2023 में किस जिले में सत्यव्रत राव चूंडा पेनोरमा के निर्माण को मंजूरी दी है? देखिए, जब भी राव चूंडा का नाम आता है, ठीक है, तो हमें मेवाड़ इसके लिए ध्यान में आता है। इनका इतना अच्छा इतिहास है कि मेवाड़ का ध्यान में आता है हमें। और मेवाड़ का जब भी नाम आता है तो चित्तौड़ या उदयपुर के नाम से आते हैं। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही इसमें से निकल जाएंगे बाहर। कौन कौन सा नहीं होगा? तो जोधपुर और कोटा नहीं होगा। दो ऑप्शन हमारे पास में बचते हैं, उदयपुर और चित्तौड़, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चित्तौड़ यहां से बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों इस पेनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत राव चूंडा पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेनोरमा के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति यहां पर प्रदान की है। और क्यों किया जा रहा है, इनका क्या योगदान रहा है राव चूंडा का, तो उसको भी देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि राव चूंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे और पिता के आदेश को मानकर इन्होंने अपनी वरिष्ठता और राजगद्दी और राज्य की सीमाओं का त्याग करने वाले राव चूंडा कलयुग के भीष्म पिता के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। इसलिए इनका इतना बड़ा जो त्याग था, उसी त्याग को लेकर के और सत्यव्रत राव चूंडा पेनोरमा का निर्माण अब चित्तौड़गढ़ किले में किया जा रहा है। और वो बात भी यहाँ पर लिखी हुई है कि इस पेनोरमा के माध्यम से राव चूंडा के महान व्यक्तित्व को दर्शाया गया है कि कितने महान व्यक्ति वो थे, और साथ में जिससे लोगों को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की जानकारी भी मिलेगी। तो व्यक्ति इनके जीवन से इस प्रकार की प्रेरणा ले सके, इसलिए सत्यव्रत राव चूंडा पेनोरमा का निर्माण अब चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? देखिए, इसमें जिले का नाम पूछा गया है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात हम ये कर लेते हैं कि माइक्रो सिंचाई परियोजना क्या होती है। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ना। दो शब्द काम में लिए जाते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का अर्थ होता है बड़े लेवल पर, जैसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में भी पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से। तो ये जो सिंचाई परियोजना है, माइक्रो सिंचाई परियोजना, यानी कि छोटे लेवल पर, यानी कि कुल मिलाकर के, चूंकि राजस्थान में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, पूरे हमारे भारत देश में देखेंगे, तो पानी की कमी है। और जो हमारे पास में कम मात्रा में पानी उपलब्ध है, उसको हम किस प्रकार से काम में ले, सिंचाई के काम में किस प्रकार से ले, नवीन सिंचाई पद्धतियों को किस प्रकार से उपयोग में ले कि कम पानी को प्रयोग में लेकर के हम ज्यादा सिंचाई कर सकें और ज्यादा पैदावार हम प्राप्त कर सकें। तो इसके उद्देश्य से एक माइक्रो सिंचाई परियोजना है। माइक्रो सिंचाई में ये किया जाता है कि लगभग जिस फसल को मान लीजिए कि 100% पानी की आवश्यकता है, तो उसको 60% तक अगर पानी मिलता है तो उससे भी काम में लिया जा सकता है, यानी कि हम काफी बचत इसमें पानी की कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया जाता है, जो आपने सुना होगा, स्प्रिंकलर पद्धति, स्प्रिंकलर प्रोसेस यानी कि फव्वारा पद्धति, इसी में बूंद बूंद पद्धति जिसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की है, या आजकल जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पाइप होते हैं और सीधा किसी पौधे की जड़ में वो पानी पहुंचता है, तो उससे काफी पानी को हम बचा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कम पानी से हम ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की एक माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास अभी हाल ही में बूंदी जिले में किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, पानी की कमी है, एक नई प्रणाली है, हालांकि अभी नहीं, इसका शुरुआत काफी समय से हो चुकी है। जैसे कि हम नर्मदा नहर प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान के 2 जिलों को, यानी कि जालोर और बाड़मेर को पानी देती है। क्योंकि अब तो जालोर का जो दक्षिणी भाग है, जो गुजरात के साथ में लगता है, वहां सांचौर जिला बन गया, तो अब सांचौर और बाड़मेर उसका सही उत्तर होगा। जहां पर इसी वो जो नहर है, उसमें भी जो पानी है, उसमें भी पूर्णतः बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित उस नहर की प्रणाली को, पानी को काम में लेने की बात कही गई है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका बी। देखिए, यहाँ पर शिलान्यास करते हुए ये मंत्री अशोक जी चांदना आपको नजर आएंगे इस फोटो में। राजस्थान के युवा मामले, खेल एवं सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बूंदी जिले के बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया।
तो बरवास नाम ध्यान में रखेंगे, बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास इन्होंने किया। बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण में किसानों को बुआई के विकल्प मिलेंगे और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ काश्तकारों को मिल सकेगा और इसी उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पारित किया है? यहां से इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास में है, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और इसका सही उत्तर होगा, चूंकि हम यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ से तो सीधा सीधा हम अनुमान लगा सकते हैं, ऑप्शन बी राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। क्या इसके बारे में? तो देखिए, ये एक ऐसा विधेयक है, राजस्थान विधानसभा में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर चर्चा के बाद में इस विधेयक को ध्वनि मत के साथ में पारित कर दिया है। ठीक है, और कहां पर इसकी स्थापना होगी इसकी बात भी हम कर लें तो ये जोधपुर में स्थापित होगा, बस यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। तो जोधपुर में इसको स्थापित किया जाएगा और उसका नाम क्या है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 इसका नाम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक आंगनेरी आस के लेखक कौन है? राजस्थानी में एक किताब है, ये एक पुस्तक है और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। डॉक्टर कप्तान बोरावड़ इसके सही उत्तर है, ऑप्शन ए, यहां से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है इस पुस्तक के बारे में खास बात? तो जोधपुर में संवड़ी संस्थान की ओर से, इसको भी ध्यान में रखेंगे, जोधपुर को भी ध्यान में रखेंगे, जोधपुर में संवड़ी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर कप्तान बोरावड़ की कहानी संग्रह आंगनेरी आस, आंगना हमारे यहाँ पर जो जमीन होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है, आंगन को कहा जाता है, आंगनेरी आस का विमोचन किया। डॉक्टर कप्तान बोरावड़ की कहानियां ग्रामीण परिवेश में मानवीय संवेदनाओं से गुथी हुई कहानियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनके लिए सहज और सरल कहानियां हैं जो इनकी जो इसकी विशेषता को बनाती है। तो डॉक्टर कप्तान बोरावड़, जब भी अगर पुस्तक का नाम आए आंगनेरी आस, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर कप्तान बोरावड़ का नाम हमें याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2023 की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30 सितंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। यहां से ये ध्यान में रखना है, 2000 रुपए का नोट जब चलन से बाहर हुआ था तो उसको भी अगर आपके पास है बैंकों में जमा करवाना तो उसकी अवधि भी 30 सितंबर 2023 इसमें रखी गई है, जिसको पहले भी हमने पिछली करंट की क्लास में पढ़ा था और एक उस नोट के ऊपर एक क्लास भी मैंने रिकॉर्ड की थी, उसमें भी वो सारी बात है। तो 30 सितंबर 2023 इसकी तारीख, यहां तक इसको बढ़ा दिया गया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान की अवधि 30 सितंबर 2023 तक राज्य सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आमजन की समस्याओं को तुरंत समाधान के लिए प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ, 2 अलग अलग अभियान है। गांव के लिए प्रशासन गांव के संघ और शहर के लिए प्रशासन शहरों के संघ की शुरुआत, ठीक है, इनकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2021 को की गई थी। प्रशासन गांव के संघ अभियान की अवधि 30 जून 2023 तक थी और राज्य सरकार ने अब इसे बढ़ा करके 31 जुलाई 2023 कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2023 की, तो इसकी अवधि को अभी बढ़ा करके 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है, तो इसको हम यहां से ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निक्षय पोर्टल का संबंध किस रोग से है? इसका सही उत्तर यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं, सिलिकोसिस, कैंसर, टीबी और पोलियो, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टीबी। टीबी इसका सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार ने देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, हमारी जो संघ सरकार है उसने 2025 तक पूरे देश को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान में हमारे गांव टीबी ने पसारे पांव, ये एक कार्यक्रम है, इसको यहां से हम ध्यान में रखेंगे। हमारे गांव टीबी ने पसारे पांव अभियान के तहत निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कुल मिलाकर के सीधी सीधी बात है कि निक्षय पोर्टल पर अगर प्रश्न आता है निक्षय पोर्टल का संबंध किससे है, तो वो टीबी रोग से होगा। निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने 15 अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त अभियान भी शुरू किया था, जिसकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो निक्षय पोर्टल का संबंध किससे होगा? टीबी रोग से। जैसे क्षय रोग होता है ना, उसको कहते हैं हम, तो उसी प्रकार से निक्षय पोर्टल इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
नीति आयोग रिपोर्ट में 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए हैं? बहुत सारे आंकड़े इसमें हैं, लेकिन इसका सही उत्तर कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं या गरीबी से बाहर आए हैं, इनका सही उत्तर क्या होगा? तो 13.5%, यानी कि ऑप्शन ए इसका यहां से सही होगा। ऑप्शन ए को हम देख लेंगे, तो 13.5% होगा। थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको हम, 13.5%, ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पहली सरकारी सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहां स्थित है जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित होगी? ठीक है, ये एक राजस्थान सरकार का एक बड़ा नवाचार है जिसको हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, महिलाओं से संबंधित है, पूर्णतः ये फैक्ट्री महिलाओं के द्वारा संचालित होगी इसलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिर्जेवाला श्रीगंगानगर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। श्रीगंगानगर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा नवाचार किया है और प्रशासन ने श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। ये इसकी खास बात है, एक फैक्ट्री लगाई है लेकिन ये पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। यहाँ का पूरा कामकाज और पूरा प्रशासन, फैक्ट्री को कैसे रन करना, सारा सब कुछ कामकाज यहाँ की महिलाएं देखेंगी। राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इस फैक्ट्री का संचालन का कार्य करेगा, यानी कि ये एक तरीके से नोडल एजेंसी होगी जिसके अधीन ये काम होगा। इसमें हर माह 6 लाख नैपकिन बन सकेंगे। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ की। इसके अलावा ये भी इसमें कि हाल ही में डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन भी 16 मार्च 2023 को हुआ था। तो डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन की मशीन का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है। ठीक है, तो इसको डूंगरपुर को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाथ रुपया फिल्म के फिल्मकार कौन है? एक महत्वपूर्ण फिल्म है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, हाथ रुपया फिल्म के फिल्मकार कौन है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरविंद चौधरी। ठीक है, और क्या खास बात है इसकी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही फिल्म हाथ रुपया एक सामाजिक कुरीति पर अरविंद चौधरी के द्वारा निर्मित एक फिल्म है और हाथ रुपया राजस्थान की एक ऐसी कुरीति है जिसमें लड़के और लड़की की शादी जब हो जाती है और मान लीजिए उसके बाद में अचानक अगर उस लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उस नवविवाहिता व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसकी शादी उसके पति के छोटे भाई यानी कि उसके देवर से या उसके कुनबे में, उसके परिवार में, उसके हम उम्र किसी भी लड़के से शादी करवा दी जाती है। इस प्रकार की ये जो कुप्रथा है इसके ऊपर एक फिल्म अरविंद चौधरी ने बनाई है जिसका नाम है हाथ रुपया। तो वो यहीं पर बात लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए राजस्थान में ऐसी कुरीति है जिसमें लड़के और लड़की की शादी के बाद अचानक अगर मान लीजिए लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उसे नवविवाहिता मृतक की पत्नी की शादी उसके छोटे भाई या कुनबे या खानदान के किसी हम उम्र के लड़के से करा दी जाती है। तो इसी को लेकर के इन्होंने, अरविंद चौधरी ने एक फिल्म बनाई है और फिल्म का नाम है हाथ रुपया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? ये काफी चर्चा में रहा था। तो बीकानेर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीकानेर। और क्या खास बात है थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की अधिक से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उसमें कौन कौन से शामिल है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहली परियोजना है अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे खंड। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा 6 लेन वाला एक ग्रीनफील्ड हाईवे यहाँ पर, ठीक है, बनाया गया था, उसका इन्होंने किया लोकार्पण किया। ये पंजाब की अमृतसर से शुरू होकर के गुजरात के जामनगर तक ये बनाया गया है, इस खंड का इन्होंने किया। इसके अलावा हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर्गत राज्य ट्रांसमिशन लाइन का चरण फर्स्ट और बीकानेर पावर ग्रिड, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन का और बीकानेर पावर ग्रिड के द्वारा विकसित
भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का इन्होंने यहां पर लोकार्पण किया। 500 किलोमीटर से अधिक लंबा अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाली गांव से, ठीक है, राजस्थान में कहां से कहां तक है, तो जिले का नाम अगर पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिला होगा। हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाली गांव से जालोर जिले के खेतलवास गांव तक ये फैला हुआ है, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, अमृतसर से जामनगर तक, यानी कि पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक ये एक 6 लेन का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के पहले, या हम कह सकते हैं पहले प्रथम पुरस्कार विजेता का नाम यहाँ पर बताना है। ये एक ऐसी कॉन्टेस्ट थी, राज्य सरकार ने एक ऐसी कॉन्टेस्ट बनाई कि राज्य सरकार जितनी भी योजनाएं, यानी कि जितनी भी योजनाएं आम जन के लिए लाती है, उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाए, उसके लिए उसके ऊपर कोई एक अच्छा सा वीडियो बनाने की एक योजना थी। तो उसके ऊपर पहला पुरस्कार, अगर कोई इस प्रकार का वीडियो बना करके पोस्ट करते थे तो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ वीडियो होते थे उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से प्राइज देने का प्रावधान राज्य सरकार ने रखा। तो इसमें जो पहला पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, यही प्रश्न इसमें है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गजेंद्र। ठीक है, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में पहले दिन सवाई माधोपुर जिले की, तो ये सवाई माधोपुर के निवासी थे, सवाई माधोपुर जिले के गजेंद्र को प्रथम पुरस्कार, गजेंद्र इनको प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि मिली थी। ठीक है, और इसी कॉन्टेस्ट में नागौर जिले के महेंद्र को दूसरा स्थान के लिए उनको 50,000 रुपए की धनराशि मिली, और इसी प्रकार से जालोर जिले के जितेंद्र को तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपए की राशि, तो 1,50,000 और 25,000 रुपए की राशि इसमें पहला, दूसरा और तीसरे पुरस्कार के तहत रखी गई थी। साथ ही प्रदेश के 100 प्रतिभागियों ने 1,000 रुपए, प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपए का प्रेरणा पुरस्कार भी इसमें प्रदान किया गया। योजना क्या थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। ये कॉन्टेस्ट क्या थी, तो उल्लेखनीय है कि सरकारी योजनाओं को प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को साकार करते हुए राज्य सरकार ने ये अभियान, ये अभिनव प्रतियोगिता आयोजित की है, और ये प्रतियोगिता 6 अगस्त तक चली थी राज्य में। ठीक है, तो पहले पुरस्कार वाले का नाम हमें ध्यान में रखना है, नाम था उनका सवाई माधोपुर के गजेंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कहीं पर हो जाती है, उसका कोई भी कारण हो, तो कई बार लोग शव को रख करके और धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार जो है, उन्होंने विधानसभा में एक विधेयक लेकर आए। तो इसका सही उत्तर होगा, मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है, किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान सरकार ने ऐसा किया। तो मांगे मनवाने के लिए शव रखकर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हुए तो अब आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा ने मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, मृत शरीर का सम्मान बहुत आसानी के साथ में, क्योंकि राजस्थान के अलावा ऐसा किसी ने किया नहीं है, राजस्थान ने किया है पहली बार, तो उसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस शहर में आधिकारिक संपर्क समूह सिविल 20 शिखर सम्मेलन हुआ। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और कोटा, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयपुर राजधानी में यह आयोजित हुआ। क्या था ये, तो G20 जो भारत में आयोजित हो रहा है, G20 के सहभागी समूह सिविल 20 यानी कि C20 का 3 दिन तक इसका आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन 29 जुलाई को जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शामिल हुए, इन्होंने इसमें भाग लिया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, और अम्मा के नाम से जाने जाने वाली आध्यात्मिक गुरु, इनको ध्यान में रखना है, अम्मा के नाम से जानी जाने वाली आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी देवी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी, इनके नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनका उपनाम अम्मा के नाम से इनको जाना जाता है। शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ, 3 दिवस तक इसका आयोजन हुआ।
ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया और राजस्थान सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत इसमें शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शहर में हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट तैयार हुआ है? ठीक है, तो चंबल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है क्योंकि चंबल नदी जो है वो काफी लंबाई तक चित्तौड़ के बाद कोटा, ठीक है, तो कोटा में प्रवाहित होती है और कोटा में इस पर 2 बांध भी बनाए गए हैं। तो यहीं से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोटा। तो किस शहर में हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट तैयार हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोटा। ठीक है, एक फोटो भी देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा देखिए आप, ये पूरा एक रिवर फ्रंट यहाँ पर तैयार किया गया है और ये चंबल नदी और इसके पीछे वाले भाग में आपको कोटा शहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार किया गया है। कोटा में बना ये हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक है, तो 1200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जो कि चंबल नदी के दोनों किनारों पर बेहद खूबसूरत तरीके से 6 किलोमीटर की लंबाई तक इसको बनाया गया है। चंबल नदी के सारे चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। तो पहला रिवर हेरिटेज फ्रंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण भी करवाया गया है। 26 घाट भी यहाँ पर बनाए गए, ये ध्यान में रखना है। 52 घाट की जब बात आती है तो हमें पुष्कर सरोवर का ध्यान में आता है। ठीक है, 26 घाट के नाम से आपको चंबल नदी और कोटा, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ चंबल नदी के किनारे देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर है और वहीं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन भी पर्यटक यहीं पर कर सकेंगे। तो एक बड़ी नंदी की मूर्ति, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन यहीं पर किए जा सकेंगे। ठीक है, 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबा और चंबल नदी के किनारे देश का पहला इस प्रकार का रिवर हेरिटेज जो फ्रंट है उसको यहाँ पर तैयार किया गया है चंबल नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे भी पूछा जा सकता है। इसमें से देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने ऐसा किया है। ठीक है, और देखिए, संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन और विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। तो प्रतिमाह न्यूनतम ये जो पेंशन है ये 1000 रुपए देने की गारंटी प्रदान करती है। तो इसके लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना की शुरुआत की है। इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 लाया गया है और कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले भी एक प्रश्न हमने पढ़ा था जिसमें मृत शरीर का सम्मान करने के लिए भी राजस्थान ने जो विधेयक लेकर आए हैं वो भी राजस्थान पूरे देश में पहली बार है। और यहाँ पर जिसकी बात हम कर रहे हैं न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, ये लाने वाला भी राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा सीताराम लांबा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां से सही होगा। ये फोटो भी आपको इनको दिख जाएगा यहाँ पर, भारतीय युवा राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सीताराम लांबा यहां से सही होगा। 22 जुलाई 2023 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जा रहे राजस्थान युवा महोत्सव 2023 का भी शुभारंभ हुआ था और बड़े पैमाने पर ये युवा दिवस जो है या युवा महोत्सव मनाया गया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो पूरे राजस्थान में बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा
सीताराम लांबा, जो मैंने आपको बताया, जिनका फोटो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य ने औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका गठन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि RISF। जैसे CISF होती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से राजस्थान ने अपने यहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस एक फोर्स का गठन राजस्थान में अब किया जाएगा। और इसका सही उत्तर होगा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि RISF। ठीक है, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन अब राजस्थान में होगा। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन का गठन किया जाएगा। इन बटालियन का मुख्यालय कहाँ कहाँ होगा ये भी ध्यान में रखना। तो एक तो होगा ये भिवाड़ी, और एक होगा चित्तौड़गढ़ में, और इसके अलावा एक होगा बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा अब नया जिला बन गया है, बाड़मेर की बहुत सारे एक बड़े भाग को हटा करके बालोतरा को नया जिला बनाया गया है। तो भिवाड़ी, चित्तौड़ और बालोतरा, इन 3 जगह पर इसके 3 अलग अलग जो बटालियन है इनके मुख्यालय होंगे। इनका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि CISF, ठीक, इसके सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके तर्ज पर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर ही अब RISF का गठन भी राजस्थान में किया जाएगा। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहां स्थित नेवटा बांध और कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयपुर में हुआ है। ठीक है, जयपुर में मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इनमें विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी। ठीक है, तो जब भी ये दोनों नाम आए, नेवटा बांध के बारे में आए या कानोता बांध के बारे में आए, यहाँ पर क्या किया गया? तो इको एडवेंचर टूरिज्म साइट यहाँ पर विकसित करेगी राजस्थान सरकार। और किस जिले से इनका संबंध है? तो वो जिला होगा राज्य की राजधानी जयपुर। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव यानी कि CS चीफ सेक्रेटरी बने शिवदास मीना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के एक व्यक्ति, एक सीनियर IAS अधिकारी, जो कि वो हालांकि वो राजस्थान कैडर से नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पद पर वो पहुंचे हैं और चीफ सेक्रेटरी के पद पर पहुंचे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के तो हैं, लेकिन राजस्थान में कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोंक जिले के रहने वाले हैं। नाम है इनका शिवदास मीणा। ठीक है, देखते हैं कहां पर। शिवदास मीणा राजस्थान के टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के रहने वाले हैं। तो टोंक जिला और गांव का नाम है बेगमपुरा, इसको भी ध्यान में रखना है कि गांव के रहने वाले हैं। शिवदास मीणा 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। मुख्य सचिव बनने से पहले शिवदास मीणा जल आपूर्ति विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे और CM स्टालिन ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है। फोटो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और इनके पास में ही इनको एक पुस्तक भेंट करते हुए आपको दिख जाएंगे शिवदास मीणा। ठीक है, जो 1989 बैच के IAS अधिकारी रहे और राजस्थान के टोंक जिले के गांव बेगमपुरा के रहने वाले हैं। और अब इनको तमिलनाडु में, या हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु का मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट के जो प्रश्न थे उनके ऊपर नजर डाली, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।